हेलो बच्चों, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं मोनिका, आपकी मैथ्स ट्यूटर। बच्चों, हम पढ़ रहे थे यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। इसमें मैंने आपको बताया कि यूक्लिड जो कि एक गणितज्ञ थे, उन्होंने बिंदु, रेखा और समतल को अपरिभाषित पद माना। क्यों? इन्होंने ये कहा कि जब हम इनकी कोई भी परिभाषा लिखते हैं तो उसमें एक और ऐसा पद आ जाता है जिसे हमें दोबारा से परिभाषित करने की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, तो इन्होंने इसको इसलिए अपरिभाषित कहा। इसके अलावा उन्होंने कुछ अभिग्रहित दी और कुछ अभिधारणाएं दी। कथन क्या होता है? मैंने बताया कथन या तो बिल्कुल गलत होता है या फिर बिल्कुल सही होता है। तो यूक्लिड ने ऐसे सारे कथन को इकट्ठा किया जो बिल्कुल सही थे और उन्हें अभिग्रहित और अभिधारणाओं में बांट दिया और ज्यामिति के लिए एक बेस तैयार किया, एक आधार तैयार किया, जिसका यूज हम आगे की ज्यामिति में भी करेंगे। बच्चों, आज के लेक्चर में हम इसी बेस पर आधारित क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आई रिकमेंड यू कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों, करते हैं पहला क्वेश्चन। हमें दिया हुआ है निम्नांकित चित्र में यदि AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD होगा। ये हमें एक डायग्राम दिया हुआ है। इसमें इन्होंने हमें दिया है कि AC जो है वो BD के बराबर है। जो AC है वो BD के बराबर है और हमें सिद्ध करना है कि AC बराबर होगा, हमें सिद्ध करना है कि AB बराबर होगा CD के। अब इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, जो हमने यूक्लिड का अभिगणित पढ़ा है उसका ही हम यूज करेंगे। कौन से का? कि अगर रेखाएं परस्पर समपाती है तो वो आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, तो हमें दिया हुआ क्या है? पहले दिया है AC बराबर BD। अब हम क्या करते हैं, देखो यहां से यहां तक AC से लेकर अगर हम अभिग्रहित लगाए तो क्या होगा? जो AC होगा वो बराबर होगा AB प्लस BC के। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं AC बराबर AB प्लस BC। ये पहले समीकरण बन गई। अब इसी तरह से B से लेकर D तक भी हम लगा सकते हैं। तो BD को हम क्या लिखेंगे? BD को हम क्या लिख सकते हैं? BC प्लस CD, BC प्लस CD। ये दूसरी समीकरण हो गई है। और हमें दिया हुआ है कि AC जो है BD के बराबर है, AC BD के बराबर है, मतलब हम इन दोनों समीकरण को आपस में बराबर रख सकते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से, है ना, क्योंकि AB प्लस BC बराबर होगा BC प्लस CD। क्यों? क्योंकि दिया है AC बराबर है BD के। अब देखो इसमें आपका BC से BC कट गया तो क्या बचा? AB बराबर CD बचा और यही हमें सिद्ध करना था, AB बराबर CD। तो हमने सिर्फ इसमें यूक्लिड की एक एग्जाम उसका यूज किया और क्वेश्चन हमारा सिद्ध हो गया। हमने अलग अलग अभिग्रहित लगाया और दोनों को बराबर रख दिया। बराबर क्यों रख दिया? क्योंकि हमें गिवन था कि AC बराबर BD है और ये हमारा BC से BC कट जाएगा तो AB बराबर CD हमारा आ जाएगा। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न आकृति को देखिए। ये हमारे पास एक आकृति दी हुई है और दर्शाइए कि AH जो है वो ग्रेटर देन है, बड़ा है AB प्लस BC प्लस CD से। ये हमें सिद्ध करना है। तो ये है AB प्लस BC प्लस CD, यानी कि ये पूरा कितना है हमारे पास? AD है। ठीक है, तो हमने ये देखा है कि जो परस्पर समपाती होती है वो आपस में क्या होती है? बराबर भी होती है। यानी कि हम इसमें इक्वालिटी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। कैसे? हम AD को क्या लिख सकते हैं बच्चों? AD को हम लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस CD। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि समपाती जो होती हैं, समपाती रेखाएं परस्पर बराबर होती है। तो इस एग्जाम से हमने क्या लिखा? AD बराबर हम लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस CD। इसलिए हमें क्या करेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे। अब जो हमारा पूरा ये AD है, ये किसका पार्ट है? AH का पार्ट है। AD AH का एक रेखाखंड है। अगर हम पूरी AH हमारी एक पूरी रेखा है तो ये इसका क्या? एक छोटा सा पार्ट है। और हमें ये भी पता है बच्चों कि जो पूर्ण होता है, पूर्ण पार्ट से मतलब जो भाग होता है, भाग से हमेशा बड़ा होता है। सदैव क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, ये तो पता ही है कि अगर हमारे पास कोई पूरा पार्ट है
भी हमारे पास ये पूरा पार्ट है और हम इतना पार्ट देखें तो ये तो हमेशा इससे क्या होगा, छोटा ही होगा ना, पूरा पार्ट जो बड़ा होगा और ये छोटा होगा। तो यही कंडीशन इसमें लगेगी कि जो AH है वो बड़ा होगा AD से, क्योंकि AD जो है वो पूरे AH का एक खंड है, उसका एक पार्ट है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं AH जो है वो ग्रेटर देन है, बड़ा है AD से। ठीक है, अब AD का हमने पहले निकाल चुके हम, तो समीकरण 1 से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 से AH ग्रेटर देन AD की जगह हम ये लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस CD, और ये हमें दर्शाना था, ये हमें सिद्ध करना था कि जो AH है, जो ये पूरा पार्ट है, ये बड़ा होगा AB प्लस BC प्लस CD से। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा, इसमें हमने यूक्लिड की जो चौथी एग्जाम है वो लगाई कि संपाती रेखाएं परस्पर बराबर होती है। ठीक है, फिर यूक्लिड की दूसरी हमने अभिग्रहित लगाई कि जो पूर्ण है वो भाग से सदैव बड़ा होता है, ये, और इन दोनों कंडीशन से हमें ये मिली है जो हमें सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, संलग्न चित्र में हमें चित्र दिया हुआ है, x और y क्रम से, ये जो x और y है ये AC और BC के मध्य बिंदु है। ठीक है, मिड पॉइंट है इनके, और हमें दिया हुआ है कि AX जो है वो CY के बराबर है, यानी कि AXA जो है वो बराबर है CY के, इसके। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि AC जो है वो BC के बराबर होगा, AC जो है वो BC के बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखो, x जो है, x CA का मध्य बिंदु है। अगर मध्य बिंदु है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं AX बराबर होगा CA के, AX बराबर होगा XC के। भाई ये इसका मध्य बिंदु है तो ये बराबर होगा इसके। ठीक है, या फिर ये दोनों किसके बराबर होगा, AC के आधे के बराबर होगा, यानी कि 1/2 AC के बराबर होगा। ठीक है, ऐसे ही y BC का मध्य बिंदु है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि CY बराबर होगा BY के, इसका ये मध्य बिंदु है तो ये बराबर होगा इसके, और 1/2 BC के, ये दोनों किसके बराबर होगा, ये जो BC है इसके आधे के बराबर होगा। तो ये समीकरण 2 हो गया। अब बच्चों आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि AX बराबर CY, AX बराबर CY, और हमें सिद्ध क्या करना है, AC बराबर BC के। तो हम इसे, ये आपस में बराबर है और इन्हें बराबर ले लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से जब इन्हें हम आपस में बराबर रखेंगे, AX बराबर CY हो जाएगा, तो ये भी इसके बराबर होगा, यानी कि 1/2 AC बराबर 1/2 BC, 1/2 से 1/2 गया, तो आगे आपके पास AC बराबर BC। यही हमें सिद्ध करना था कि ये जो AC है ये बराबर है BC के। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमें दिया हुआ था, हमें दिया हुआ था कि x CA का मध्य बिंदु है, x जो है CA का पूरे का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है तो ये इसे दो बराबर पार्ट में डिवाइड करता है, यानी कि CX बराबर AX होगा, या फिर AC का ये आधा होगा। ठीक है, ये कंडीशन हमने इधर भी लगाई कि CY बराबर YB के होगा या CB का आधा होगा। फिर इन दोनों को हमने बराबर रख दिया। बराबर क्यों रखा, क्योंकि दिया हुआ है कि AX बराबर CY है, AX बराबर CY है, तो हम इनको बराबर रखेंगे तो ये भी आपस में बराबर होंगे, तो ये 1/2 से 1/2 कट जाएगा, AC बराबर क्या जाएगा बच्चों, BC आ जाएगा। बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे पास, निम्न आकृति में कोण ABC बराबर है कोण ACB के। कोण मतलब ABC, ये पूरा कोण जो है कोण ACB के बराबर है, और कोण 3, ये जो कोण 3 है कोण 4 के बराबर है। तो हमें दर्शाना है कि BD बराबर BC होगा, BD बराबर BC होगा, ये दोनों रेखाएं बराबर होगी। अगर हम किसी भी त्रिभुज में रेखाओं को बराबर अगर है या दिखाना चाह रहे हैं, मतलब हमें रेखाएं बराबर दिखानी है, तो हम कैसे दिखा सकते हैं, अगर इनके कोण को आपस में बराबर दिखा दें, क्योंकि बराबर रेखाएं बराबर कोण अंतरित करती है, बराबर कोण बनाती है। ठीक है, तो हम इसमें यही करेंगे। अब हमें दिया हुआ है कि कोण ABC बराबर है कोण ACB के, और कोण 4 बराबर है कोण 3 के, या फिर कोण 3 बराबर है कोण 4 के, ये आपस में एक दूसरे के बराबर है। यूक्लिड ने हमें बताया कि जो बराबर होते हैं अगर उनमें हम किसी बराबर संख्या को जोड़े या घटाए, वो भी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, कोण
ABC माइनस कोण 4 बराबर होगा कोण ACB माइनस कोण 3। और देखो ये पूरा कोण है, इस पूरे कोण में से हमने इस 4 को माइनस कर दिया तो क्या बचेगा कोण 2, और इधर क्या बचेगा कोण 1। यानी कि कोण 2 और कोण 1 जो है ये भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो ये कौन से कोण है, कोण 2 को हम क्या लिख सकते हैं, कोण BBC और कोण DCB। ये दो कोण बराबर हैं तो दो भुजाएं जो होंगी वो भी आपस में बराबर होगी, क्योंकि बराबर कोण बना रही है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए BD बराबर होगा DC के। यही हमें बच्चों इसमें सिद्ध करना था। ठीक है, अगर आपको यूक्लिड के कॉन्सेप्ट ध्यान है तो बहुत इजीली आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ हमने एंगल्स को माइनस प्लस करा, और हमें इसमें ये चीज ध्यान रखनी थी कि भुजाएं बराबर तब होंगी जब वो बराबर कोण बनाएंगी। तो हमें क्या करना है, इसमें कोण को बराबर दिखा देना, कोण बराबर हो गए तो हमारी जो भुजाएं होंगी वो भी आपस में बराबर हो जाएंगी। बच्चों हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज की 3 रेखाखंडों से मिलकर बना है, एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है 3 रेखाखंडों से मिलकर बना है, एक बहुभुज है जिनमें से 2 रेखाखंड तीसरे के बराबर हैं तथा प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है। तो हमें बताना है इसमें उन पदों को परिभाषित कीजिए जिन्हें आप आवश्यक समझते हैं। इस स्टेटमेंट में जो भी हमें टर्म्स दी हुई है जिनकी हम परिभाषा दे सकते हैं वो हमें बतानी है। क्या आप औचित्य के दे सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज की भुजाएं और कोण आपस में बराबर होते हैं, मतलब हम इसके लिए कुछ क्या मतलब कैसे बता सकते हैं कि भाई समबाहु त्रिभुज के कोण और मतलब इसकी जो भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती है। तो सबसे पहले तो हम कौन कौन से ऐसे पद हैं इसमें जिन्हें कि हम डेफिनेशन दे सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो समबाहु त्रिभुज के 3 रेखाखंड को हम कर सकते हैं कि रेखाखंड क्या होते हैं, बहुभुज क्या होते हैं। ठीक है, कोण को हम परिभाषित कर सकते हैं इसमें, तो इन सबको हम परिभाषित कर सकते हैं। रेखाखंड रेखा से मिलकर बना है तो रेखा को भी हम परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन यूक्लिड ने माना है कि जो रेखा है वो क्या है, हमारा अपरिभाषित है। तो सबसे पहले इसमें मैं बताती हूँ आपको कि बहुभुज क्या होता है, क्योंकि जो हमारा इसमें समबाहु त्रिभुज है उसे बहुभुज माना गया। तो बच्चों बहुभुज ऐसी भुजा होती है जो 3 या 3 से ज्यादा रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, बहुभुज क्या होता है, इसमें 3 या 3 से अधिक 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बनी आकृति, उसे हम क्या कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। जैसे मैंने ये त्रिभुज बनाया ये बहुभुज होगा, या फिर मैं ये बना रही हूँ ये भी बहुभुज होगा, या समलंब बनाया वो भी क्या होगा, बहुभुज होगा। ठीक है, या फिर कोई षटकोण बना रही हूँ इस तरह से वो भी बहुभुज होगा। यानी कि जिसमें क्या होगी, हमारी 3 से ज्यादा आकृतियां होंगी वो बच्चों हमारी बहुभुज कहलाती है। ठीक है, रेखा क्या होती है इसे यूक्लिड ने अपरिभाषित किया है, परिभाषित टर्म नहीं माना है। अब बात करते हैं रेखाखंड की। तो रेखाखंड क्या होता है, रेखाखंड रेखा का एक पार्ट होता है, रेखा का एक भाग होता है ना, जो निश्चित होता है, जो कैसा होता है, निश्चित होता है। भाई हमने कोई ये रेखा ली, हमें नहीं पता ये कहां तक जा रही है, लेकिन इसमें से हमने यहां से यहां तक एक पार्ट ले लिया AB, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसका रेखाखंड कहते हैं। ठीक है, रेखाखंड रेखा का एक भाग होता है जो निश्चित होता है, जिसके हमें क्या पता होते हैं, दोनों एंड के पॉइंट पता होते हैं। जैसे इसी मैंने बताया था ये AB, तो इसके जो एंड पॉइंट है, रेखाखंड के जो एंड पॉइंट होते हैं वो हमें पता होते हैं कि ये यहाँ इधर A तक जाएगी और इधर ये B तक जाएगी, तो ये रेखाखंड होता है। अब बात करते हैं कोण की। कोण क्या होता है, कोण, तो बच्चों कोण क्या होता है, कोण में 2 रेखाखंड होते हैं और वो किसी एक उभयनिष्ठ बिंदु पर आकर मिलते हैं और एक कोण बनाते हैं। जैसे एक रेखाखंड ये है हमारे पास और एक रेखाखंड ये है, और इन दोनों का ये जो एक पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है जिस पर आकर ये आपस में मिल रहे हैं, तो ये क्या होगा, इसका कोण होगा। ठीक है, तो उभयनिष्ठ बिंदु पर 2 रेखाएं मिलकर
कोण बनाती है। नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा कोण और रेखा और कोण जो है, उसमें मैं बताऊंगी आपको कोण का जो वर्गीकरण किया गया है कि कोण के प्रकार कौन कौन से हैं। तो उसमें एक होता है न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण। अब इसमें हमारे जो 60 डिग्री आया है, ये कैसा कोण है? तो ये मतलब इसका 3 तरह से क्लासिफिकेशन है कोण का। तो उसमें जो न्यून कोण है, न्यून कोण हम उसे कहते हैं जो 0 से 90 डिग्री के बीच में होता है। 0 से 90 डिग्री के बीच में जितने भी कोण है उन्हें सबको क्या कहते हैं? न्यून कोण। तो 60 डिग्री इसमें क्या होगा बच्चों? न्यून कोण होगा हमारा, ठीक है। अधिक कोण जो 90 डिग्री से बड़ा होगा वो कैसा होगा? अधिक कोण होगा। और समकोण जो 90 डिग्री होता है वो समकोण होता है। तो 90 डिग्री से ज्यादा अधिक कोण, 90 डिग्री से कम न्यून कोण और 90 डिग्री समकोण होता है। इस क्वेश्चन में हमारा 60 डिग्री यूज हुआ है, जिसे हम क्या कहेंगे? ये हमारा न्यून कोण होगा। ये कैसा होगा? न्यून कोण होगा, ठीक है। सारी टर्म समझ में आई। और न्यून कोण होता क्या है? न्यून कोण जो 0 से 90 के बीच में होता है, वो कोण उभयनिष्ठ बिंदु पर जब दो रेखाएं मिलती है तो वो एक कोण बनाती है। तो इसमें यूज होने वाली जो हमारी कंडीशन थी वो ये थी। अब सेकंड क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है, क्या आप औचित्य दे सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज की भुजाएं और कोण आपस में बराबर होते हैं? तो सबसे पहले हम भुजाओं की बात करते हैं। तो बच्चों जो यूक्लिड थे उन्होंने कहा था कि अगर कोई वस्तु है बराबर, अगर कोई वस्तु है तो वो उनके जो बराबर पार्ट होंगे वो भी आपस में बराबर होते हैं। एक जैसी वस्तु है तो उसके जो भाग होंगे वो भी आपस में बराबर होते हैं। तो इसमें एक बात दी गई है, जिनमें से दो रेखाखंड तीसरे के बराबर है, यानी कि दो रेखाखंड तीसरे के बराबर है। इसका मतलब कि जो ये त्रिभुज है इसके तीनों रेखाखंड आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर मैं कोई त्रिभुज लूं, त्रिभुज ABC, तो AB BC के और CA के आपस में कैसे होंगे? ये बराबर होंगे। और अगर मतलब किसी भी त्रिभुज की भुजाएं आपस में बराबर हैं तो आपस में कोण भी उनके बराबर होते हैं, क्योंकि अगर ये दोनों भुजाएं हैं तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा और ये भुजा इस भुजा के बराबर है, यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा, और ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है तो कोण भी, जो तीनों कोण भी होंगे वो आपस में बराबर होंगे। और समबाहु त्रिभुज में वो तीनों कोण कितने होते हैं? 60-60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम यूक्लिड के एग्जाम का यूज करके बता सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। तीनों भुजाएं बराबर है तो इसलिए उनके तीनों कोण भी बराबर होंगे जो 60 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको इस तरह से वो लैंग्वेज में बना के भी दे सकता है, यहाँ कुछ और वो कंडीशन कथन दे देगा, ठीक है। उसमें से वो और कुछ हमारे पास पद निकल के आएंगे जिन्हें हमें परिभाषित करना होगा। अगर हम उन्हें परिभाषित कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो हम लिखेंगे कि ये अपरिभाषित है, ठीक है। उसमें कुछ और इस तरीके की कंडीशन पूछे तो उसमें हम देखेंगे कि ये यूक्लिड की कौन सी अभिधारणा या अभिग्रह से प्रूव हो सकती है, सिद्ध हो सकती है। आगे आप जाके समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड प्रमेय भी पढ़ेंगे नेक्स्ट अगली क्लासेस में। तो इस चैप्टर में इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप इस पूरे चैप्टर के अच्छे से अपनी लैंग्वेज में नोट्स प्रिपेयर करें, उन्हें 1-2 बार पढ़ें तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। फिर भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर, आज का ही चैप्टर हमारा आज ही खत्म होता है, क्योंकि इसमें हम लगभग सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। डेफिनेशन हमने पढ़ी, उदाहरण हमने पढ़ी, अभिग्रह हमने पढ़े और क्वेश्चन हमने इसमें सॉल्व किए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।